हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी ने सदगुरु का नाम तो सुना होगा। सदगुरु जग्गी वासुदेव की बात मैं कर रहा हूं। आमतौर पे काफी पॉपुलर हैं, काफी चर्चित हैं, एक धर्मगुरु माने जाते हैं और उनका जो एक फाउंडेशन है, एक उनकी संस्था है ईशा फाउंडेशन, वो अपने आप में काफी प्रचलित है। सदगुरु सोशल मीडिया पर भी एक सेलिब्रिटी हैं। उनके वीडियोस, उनके क्लिप्स, उनके इंटरव्यूज, उनकी बातें, उनके विचार जो हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। और तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले के पास उनका एक आश्रम भी है जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रचलित है। वहां पर एक आदि शिव की बड़ी सी मूर्ति है जिसके साथ मतलब बड़ा आइकॉनिक फोटो माना जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों का फोटो देखा है, मेरे को कभी जाने का मौका मिला नहीं, लेकिन जो है बहुत ही प्रचलित एक आश्रम है। तो पिछले दिनों क्या हुआ, सदगुरु जो हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव और उनकी संस्था ईशा फाउंडेशन एक प्रकार के विवाद में फंस गई, एक कानूनी पचड़े में फंस गई। और इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, जिस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल को करीब 150 पुलिसकर्मी, 150 पुलिसकर्मी ईशा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में घुस गए और वहां पर जो भी लोग रहते हैं, वहां एक आश्रम है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी। ईशा फाउंडेशन ने पहले तो कहा कि यह सामान्य पूछताछ है, हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए पुलिस वाले आए हैं, हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और इस पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी और तमिलनाडु पुलिस से अभी कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि इस याचिका को हम रद्द नहीं कर रहे हैं, मामला हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए तमिलनाडु पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर, जब तक हम इसकी सुनवाई पूरी ना कर लें। यह मामला क्या है, इसको लेकर क्या विवाद चल रहा है, यह सब मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो खास तौर पे अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिए 2025 के लिए हमारा आखिरी बैच जो है उससे जुड़ने की आज आखिरी तारीख है। यानी कि 2025 के लिए अब हम लेट तो हो ही चुके हैं, आप जानते हैं। तो भाई अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो आज 3 अक्टूबर है। एजे लाइव कोड लगा के आप 20,999 में जुड़ सकते हैं। इसके बाद 2025 के जो भी बैचेस आएंगे वो सारे क्रैश कोर्स के आएंगे, जो खाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए होंगे। प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी वाला ये आखिरी बैच है, इससे जुड़ने का आज लास्ट डे है। तो भाई इसको मिस मत कीजिए, इस अवसर को मत जाने दीजिए। एजे लाइव कोड लगा के 20,999 में जुड़ जाइए अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है। 2026 की तैयारी वालों के लिए यह बैच जो 27 तारीख को शुरू हुआ था, इससे जुड़ने का भी आज आखिरी दिन है। 29,999 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अगला जो बैच है, लॉन्ग टर्म बैच, यह शुरू हो रहा है 8 तारीख से शाम 6 बजे से। आप एजे लाइव कोड लगा के 34,999 तक में जो है इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी आपके तैयारी का वर्ष हो उससे आप उसके हिसाब से आप जो है बैच अपना ले सकते हैं, अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। चलिए, तो ये मामला क्या है, देखिए मामला क्या है कि तमिलनाडु में एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एस कामराज। एक एस कामराज साहब हैं जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या किया, ये गए मद्रास हाईकोर्ट और इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में जाकर यह शिकायत करी कि भाई मेरी 2 बहुत पढ़ी लिखी बेटियां थीं। अपनी बेटियों के एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स बताए, उनके अध्ययन, उनकी शिक्षा के बारे में बताया कि बहुत ही पढ़ी लिखी हैं और मतलब साइंस पढ़ा है, PhD किया है, एक ने मास्टर्स किया है और अमेरिका में नौकरी कर रही थी, विवाहित थी, सेटल थी, वगैरह वगैरह। इनकी 2 बेटियां हैं, गीता और लता। ठीक है, एक 42 साल की है, एक 39 साल की है। तो एक 42 वर्षीय है, एक 39 वर्षीय है। और ये दोनों महिलाएं जो हैं ये पढ़ी लिखी हैं, मतलब अति शिक्षित हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, हायर एजुकेशन सबने प्राप्त करी है और ये सामान्य गृहस्थ जीवन जो है वो जी रही थी। तो इन्होंने जो है हाईकोर्ट में अपील करा कि जो सामान्य गृहस्थ जीवन होता है वो मेरी बेटियां जी रही थी। उसके बाद इन्होंने, कामराज साहब ने क्या किया, इन्होंने ईशा फाउंडेशन पर आरोप लगाया जो कि सदगुरु जग्गी वासुदेव का है।
उन्होंने कहा कि इन दोनों फाउंडेशंस ने क्या की, इस फाउंडेशन ने क्या किया है, मेरी दोनों बेटियों को ब्रेन वॉश किया है। तो इन्होंने आरोप यह लगाया कि मेरी बेटियों को इस फाउंडेशन ने बहलाया फुसलाया है और इस बहलाने फुसलाने में आकर मेरी बेटियों ने अपने परिवार छोड़ दिए, अपने पति को तलाक दे दिया और उसके बाद हम लोगों से भी अपने सारे संबंध खत्म कर लिए, मेरे से वो बात नहीं करती और दोनों जाकर इस आश्रम में रहने लग गई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से जो मेरी बेटियों को रखा गया है ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है और इसके तहत मेरी बेटियों को जो है वो मुक्त कराया जाना चाहिए, आजाद किया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने हाईकोर्ट में कही। मद्रास हाईकोर्ट में इनकी बेटियां, ईशा फाउंडेशन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, इनकी बेटियां हमारे आश्रम में रहती हैं पर अपनी इच्छा से रहती हैं। हमारे आश्रम में तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो संन्यास लेती हैं और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हमारे आश्रम में रहती हैं। तो इनकी दोनों बेटियां भी जो है, ये बात सही है कि हमारे आश्रम में रहती हैं लेकिन स्वेच्छा से रहती हैं। कोर्ट में इनकी दोनों बेटियां भी प्रस्तुत हुई और दोनों बेटियों ने इस बात को कहा कि हम स्वेच्छा से रहते हैं भाई, हमारा जो वहां पे रहने की प्रक्रिया है हम अपनी इच्छा से रहते हैं, हमें किसी ने बहलाया फुसलाया नहीं गया है। इनफैक्ट बेटियों ने अपने पिता पर ही आरोप लगाया कि पिता के साथ हम नहीं रहना चाहते, पिता से हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते, पिता पिछले 8 सालों से हमको परेशान कर रहे हैं और हम जो है इनके साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हम अलग रहें, इस आश्रम में रहें और एकदम आराम से अकेले में रहें। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने एक बड़ी अजीब सी टिप्पणी करी जो कि भाई हर जगह छपी है और मेरे को टिप्पणी बड़ी आपत्तिजनक लगी। मद्रास हाईकोर्ट के जज ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लेकर एक टिप्पणी करी जो कि बड़ी अनुचित है, कानूनी तौर पे मेरे विचार में अनुचित है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु जो हैं, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जो हैं, इन्होंने अपनी बेटी को तो सामान्य गृहस्थ जीवन दिया है कि अपनी खुद की पुत्री का तो इन्होंने विवाह किया, अपनी खुद की पुत्री जो है वो एक सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की पुत्री को ये कह रहे हैं कि आप मुंडन कराइए, आप यहां आकर रहिए, साध्वी बन के रहिए। तो ये कैसे उचित है? ये बात जो है ये मद्रास हाईकोर्ट ने कल यहां पर कहा। मेरे विचार में ये टिप्पणी अनुचित क्यों है? क्योंकि ये टिप्पणी ऐसा मानती है कि कोई महिला क्या करे और क्या ना करे ये सद्गुरु जग्गी वासुदेव या उसके पिता या उससे जुड़े पुरुषों के हाथ में है। भाई सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी बेटी की शादी करी, इसका क्या मतलब है? भाई हो सकता है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी बेटी से भी संन्यास लेने को कहा हो लेकिन बेटी ने नहीं माना हो। कोई इस बात को, ये जरूरी थोड़ा ना है कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव जो है वो अपनी बेटी के जीवन के मालिक हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? या फिर हो सकता है कि अपनी बेटी उन्हें संन्यास के लिए उपयुक्त ना लगी हो। दूसरा मतलब ये जो तुलना है जिसमें ये जो एक न्यायिक सोच जैसी कई बार आपको देखने को मिलती है जिसमें महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति जैसा मान लिया जाता है कि आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। अरे भाई क्योंकि उनकी बेटी उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी बेटी है भाई, उसने जीवन में जो मार्ग चुना उन्होंने चुना। तो ये एक मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, हर जगह ये कल चल रही थी, सारे न्यूज में थी। मेरे को बहुत ही कानूनी तौर पे गलत लगी ये टिप्पणी, लेकिन खैर भारत में हाईकोर्ट कई बार इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो ये जो है ये हाईकोर्ट ने कहा और हाईकोर्ट ने इन दोनों महिलाओं के कोर्ट में उपस्थित होने के बावजूद जो है इनके बयान को नहीं माना, जो कि बात ठीक है क्योंकि हो सकता है दबाव में बयान दे रहे हों। तो हाईकोर्ट ने उसके बाद जो है तमिलनाडु पुलिस को आदेश दिया, तमिलनाडु पुलिस को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है ईशा फाउंडेशन के खिलाफ सारे मामलों की जांच कीजिए, कि आज तक जितनी भी शिकायतें आई हैं उन सबकी आप जांच कीजिए, पूछताछ कीजिए। उसके बाद कोयंबटूर की जो पुलिस थी वो ईशा फाउंडेशन के आश्रम में गई, वहां पे करीब 150 पुलिसकर्मी पहुंचे, बड़ा आश्रम है, वहां पूछताछ हुई जो कि बड़ा अजीब था। भाई धार्मिक जगह है, वहां पर इतने सारे पुलिस वाले ऐसे बटालियन जैसी पहुंच जाए पूछताछ करने, ये भी उचित नहीं लगता। तो इसके खिलाफ जब अपील सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो यही कही कि यार एक धार्मिक जगह है, वहां पर इस तरह से बटालियन का जाना उचित नहीं है, कि अगर आपको वहां पे पूछताछ भी करनी है तो आप उनसे आराम से शांति से धीरे धीरे पूछताछ कर सकते हैं। इस तरह से 150 लोगों का एक साथ वहां पहुंच जाना जिसको देखकर लोगों को डर लगे, ये वहां पे उचित नहीं है। जगह को देखते हुए काम करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जज से, वकील से पूछा कि क्या ये लड़कियां ऑनलाइन हैं, क्या हम इनसे बात कर सकते हैं।
तो दोनों महिलाएं जो थी वो ऑनलाइन थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अकेले में प्राइवेट में उन लोगों से बात करी अपने चेंबर में जाकर, और यहां पर भी दोनों लड़कियों ने यही कहा कि वो अपनी इच्छा से जो है इस आश्रम में रह रही हैं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए यह आदेश दिया है कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कुछ दूसरे मामले हैं। जैसे कुछ समय पहले ईशा फाउंडेशन में एक डॉक्टर था जिस पर एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था, एक पॉक्सो का मामला उस पर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप मामलों की जांच मत कीजिए, इसलिए हम हाईकोर्ट के आदेश को रद्द नहीं कर रहे, लेकिन ये जो पुलिसिया जांच का आदेश है इस पर हम अभी रोक लगा रहे हैं। अभी इस मामले की कोई जांच नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जो है कामराज साहब, उनको एक बार दोबारा कोर्ट में बुलाया है और उसके बाद ही कोर्ट इस पर आखिरी निर्णय देगी। लेकिन अभी के लिए ईशा फाउंडेशन को एक तरह का राहत मिली है, एक तरह का रिलीफ मिला है। तो ये जो पुलिसिया जांच उन पर चल रही थी, इस पर अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, भारत में अक्सर धार्मिक संगठनों पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, लेकिन इनका एडजुडिकेशन, इन पर न्याय कर पाना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि भाई ये बात सही है कि हो सकता है कि कुछ लोग जो है उनको बहलाया फुसलाया भी जाता हो, लेकिन फिर ये भी बात सही है कि यार लोगों की स्वेच्छा भी होती है, लोग अपनी इच्छा से भी धार्मिक संगठन ज्वाइन करते हैं और ये उनका अधिकार है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह का स्टैंड लेगी या फिर किस तरह का निर्णय आएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको हम आने वाले दिनों में जैसे ही इस पर निर्णय आएगा वैसे ही कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा जो 2025 के लिए आखिरी बैच जो हमारा है ये प्रतिज्ञा प्लस, इससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे आज जुड़ सकते हैं केवल 20,999 में, और अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।